गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम हमारे मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, हमने कल जो हमारी क्लास होती उसमें भी स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित हमने अध्ययन किया। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 है। कल हमने अनुच्छेद 19 और 22 दो अनुच्छेदों के बारे में पढ़े। आज हम करेंगे आर्टिकल 21 और 22। अनुच्छेद 21 और 22 में किन का क्या क्या उल्लेख है वो समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हमारे जीवन के लिए स्वतंत्रता का अधिकार बेहद जरूरी है और स्वतंत्रता के अधिकार से हम हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके आज आर्टिकल 21 और 22 में जो उल्लेख है उसको स्पष्ट करें। लेकिन आप जो पिछली कक्षा का वीडियो था उसको भी जरूर देखें, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए समझने के लिए सभी वीडियो देखते हैं। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारे जीवन जीने का अधिकार, हमारे जीवन का अधिकार है वो आर्टिकल 21। हमारे जीवन की कोई छीन नहीं सकता, हमारा जीवन को छीन नहीं सकता। राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता अपने जीवन के साथ। हमें हमारा संविधान का आर्टिकल 21 ये शक्ति देता है कि आपका जीवन, आपका प्राण को छीन नहीं सकता। बस कंडीशन ये है कि आप किसी विधि का उल्लंघन न करें, क्योंकि विधि का निर्माण हमारे लिए किया जाता है, हमारे कल्याण के लिए किया जाता है। हम किसी भी विधि का उल्लंघन न करें तो राज्य किसी भी प्रकार से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ये हमारे जीवन के लिए मौलिकता प्रदान करता है और जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी हमारा अधिकार है। संरक्षण प्रदान करना कि आपका जीवन अमूल्य है, इसको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अगर संकट काल भी हो जाए, इमरजेंसी भी लागू हो जाए, ये अधिकार कुछ छीन नहीं सकता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता इसमें उल्लेख। फिर इसमें और क्या क्या शामिल है तो देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न अपने फैसलों में ये बताने की कोशिश की, ये स्पष्ट किया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या और इंक्लूड है। सबसे पहले संविधान में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 के आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा एक नया आर्टिकल ऐड किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट किया हमारे संविधान में 2002 में ये संशोधन किया, जिसमें ये प्रतिस्थापित किया गया कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा से हमारे जीवन का विकास होता है और जीवन के विकास के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाए, नागरिक को शिक्षा प्रदान की जाए। इसलिए आप देखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में किया गया, जिसके तहत हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा? 21A में शिक्षा का अधिकार का समावेश किया गया, इसको प्रतिस्थापित किया गया संविधान के अंतर्गत। इसी के साथ और क्या क्या होगा आप देखेंगे, हमारे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसटी में आप देखेंगे अनुच्छेद 45 और 51A जो हमारे मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये इसमें ऐड किया गया, इसमें जोड़ा गया। अब क्या इसका मूल भाग क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 45, 51A और शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल 21 में और इनके अंतर्गत समावेश किया है। ये समझना जरूरी है हमारे। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में कुछ ऐसे अधिकार भी बताए जिसमें उन्होंने बताया, जैसे ये ओल्गा टेलिक्स मामले में बताया गया था कि
एकांतता का भी अधिकार हमारे इस प्राण एवं देह स्वतंत्रता के साथ इंक्लूड है। देखो, व्यक्ति है, विचार से एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, समाज के साथ रहता है, समाज में अपने सभी क्रियाकलाप को पूर्ण करता है, लेकिन ये बात भी समझना जरूरी है कि मनुष्य को अपने स्वयं के साथ भी समय बिताने के लिए उसको एकांत की आवश्यकता होती है, अपने विचारों को मंथन करने के लिए उसको एकांत की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने अलग अलग वर्डिंग में, फैसलों में ये भी बताया कि एकांतता का अधिकार है या आजीविका का अधिकार है। अरे जीवन है, आपकी सुरक्षा के गारंटी हो, ये तभी हो पाएगा जब उसको कुछ आजीविका का साधन हो, तो आजीविका का कोई रास्ता उसके पास हो। जीवन तो तभी जिया जा सकेगा। इसलिए आजीविका का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी, हर एक नागरिक की अपनी प्राइवेसी होती है और प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी नहीं हो, कोई हस्तक्षेप नहीं हो, कोई इंटरफेयर नहीं हो। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये निजता के अधिकार को इसमें शामिल किया है। आजीविका का अधिकार है, निजता का अधिकार है और एकांतता का अधिकार है। इनको भी प्राय तौर पे हम प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो हमने ये समझा आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना मैटर है। ये हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, इस बात को हमने समझा। और सबसे महत्वपूर्ण इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या क्या अधिकार, क्या क्या राइट है, उसको कौन कौन से राइट मिलेंगे। क्योंकि देखो, कानून व्यवस्था में ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ये कहती है, संविधान में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भले किया हो, अपराधी नहीं माना। अपराधी तभी माना जाता है जब उस पर अपराध सिद्ध हो गया हो, तब वो अपराधी माना जाता है, इससे पहले नहीं। तो इससे पहले जो भी प्रक्रिया होती है उसमें एक नागरिक के हिसाब से, एक मानव के नाते उसको क्या क्या अधिकार है, उन सबका उल्लेख किया गया है। हमें इस बात को स्पष्ट समझना है, कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहता। ये कहता है कि किन परिस्थितियों में, किन दशाओं में गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, और निरोध के संबंध में क्या क्या उसको संरक्षण, क्या क्या उसको प्रिवेंशन प्राप्त है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो देखिए, जो गिरफ्तारी होती है वो दो प्रकार से होती है, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। अब देखो, दंडात्मक निरोध जिसका संविधान के अनुच्छेद 22(1) से लगाकर 22(1)(2)(3) तक, और निवारक निरोध है इसका 22, 4, 5, 6, 7, यानी दंडात्मक निरोध 22(1) से 22(3) तक, निवारक निरोध 22(4) से 22(7) तक। इनका स्पष्ट उल्लेख है। इसमें हर बात को स्पष्ट किया गया कि किन परिस्थितियों में किसको किस प्रकार से गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, इसका पूरा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दंडात्मक निरोध क्या होता है। देखिए, दंडात्मक निरोध को सामान्य गिरफ्तारी से समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, तो देखो, दंडात्मक निरोध में ये शामिल अपन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति से कोई अपराध करने के संदेह है, या फिर उसने अपराध कर लिया है, अपराध सिद्ध हो चुका है, अपराध सिद्ध हो चुका है, उसको जल्दी से गिरफ्तार करके कारावास में रखने की आवश्यकता है या जरूरत है, तो वो किसमें शामिल होगा, दंडात्मक निरोध। अब इस दंडात्मक निरोध में वो इस प्रकार से कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है या उस पर अपराध सिद्ध हो चुका है, उसको जल्दी से गिरफ्तार करके कारावास में रखा जाए। ठीक है, निवारक निरोध में क्या होता है? निवारक निरोध में ये होता है कि उसमें किसी व्यक्ति पर बहुत बड़ा कोई अपराध करने का संदेह है या उससे बहुत बड़ी राजनीतिक क्षतिपूर्ण शक्ति है, यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि इससे हमारे देश की कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा है, तो वो अपराध करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर देगा। अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार करके निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत उसको जेल में रख दिया जाए, यह कहलाता है निवारक निरोध। यहाँ अपराध कर चुका है या अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो निवारक निरोध के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ये पहले हम लोग समझा कि दंडात्मक निरोध क्या होता है, सामान्य गिरफ्तारी से इसका तात्पर्य, और निवारक निरोध अधिनियम
इसका क्या तात्पर्य हमने अब देखिए इनको क्या क्या राइट है, इनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, वो बात समझिए। तो देखिए दंडात्मक जो निरोध है इसमें या सामान्य गिरफ्तारी से कोई व्यक्ति है गिरफ्तार किया गया है तो उसको क्या क्या है, सबसे पहले पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया तो उसका अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसका हक है, पहले पूछेगा मुझे गिरफ्तार क्यों की, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा हक रखता है दंडात्मक निरोध के तहत। अपनी गिरफ्तारी का पूरा कारण जानने का उसका अधिकार है कि आपने मुझे गिरफ्तार किया है तो क्यों किया। दूसरा, अपनी रुचि से या अपने हितों के अनुसार किसी वकील को क्या करना और वो वकील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। यानी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वो अपनी पसंद का कोई वकील करे और वो वकील न्यायालय के समक्ष उसके हित में उसके पक्ष में अपना ओपिनियन रखे, अपना पक्ष रखे, ये भी इसको दिया था। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष उसको पेश किया जाए, उसको पेश किया जाए। पुलिस को अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने में रखें 24 घंटे से ज्यादा। थाने में ले जाएंगे जरूर, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे जरूर उस गिरफ्तार व्यक्ति को, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा उस व्यक्ति को थाने में नहीं रख सकते। उसका ये मौलिक अधिकार है कि 24 घंटे के भीतर उसको अपना नजदीकी जो भी न्यायालय है उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करेंगे कि इस व्यक्ति को ये गिरफ्तार किया गया है और ये थाने पे नहीं रख सकते, ये उसका मौलिक अधिकार। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो मजिस्ट्रेट होता है उसका जो अपना जो मतलब जो कार्यालय का टाइम है उसका 24 घंटे होता है, रात को भी पेश कर सकते हैं, रात को भी मजिस्ट्रेट के घर पे जाके किसी व्यक्ति को पेश किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर से संविधान में उल्लेख किया है कि दंडात्मक निरोध या सामान्य गिरफ्तारी से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। बात समझ में आई। दूसरा, पेश करने के बाद में पुलिस चाहे तो रिमांड के लिए यानी पूछताछ के लिए उसको अपने पास रख सकती है, पर ध्यान ये रखना है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, सप्ताह के लिए रख सकती है, फिर वापस पेश करना होगा, वापस रिमांड मांगना होगा, लेकिन 15 दिन से ज्यादा अपने पास पुलिस नहीं रख सकती। अगर 15 दिन से ज्यादा रख सकता है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, न्याय जो कारावास है वहां पर भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा जाएगा। दूसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसकी जो एक प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, उसको 90 दिनों के भीतर उसका ये कह सकते हैं चालान पेश करना होगा। अगर व्यक्ति गिरफ्तार है जुडिशियल कस्टडी में लेकिन 90 दिनों तक उसकी जांच पूर्ण नहीं हो पाई है तो उस अभियुक्त का अधिकार है कि उसको कारावास से मुक्ति मिले, उसको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार से जो दंडात्मक निरोध के तहत जो गिरफ्तार किए जाते हैं उनको अधिकार होता है। लेकिन बात समझिए अब यहाँ पर निवारक निरोध में क्या करना है। निवारक निरोध में जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है उसमें 2 कंडीशन है। एक तो शत्रु देश का नागरिक है, शत्रु देश का नागरिक है, यहाँ पे निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कोई व्यक्ति है तो उसको जो मैंने अभी उपरोक्त जो अधिकार बताए दंडात्मक निरोध में वो उसको नहीं मिलेंगे, उसको गिरफ्तारी का कारण जानना है, उसको अपने पसंद का वकील बनना है, ऐसा कुछ भी किसी प्रकार के अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया गया है 3 महीने के लिए उसको कारावास में डाल दिया जाएगा और फिर सरकार को ये लगे कि इस व्यक्ति को अभी भी और जेल में रखने की आवश्यकता है तो फिर वहां पर एक कमेटी होती है, 3 सदस्यीय कमेटी होती है, समिति होती है जिसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये 3 सदस्य निर्धारित करते हैं कि इस व्यक्ति को जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है क्या उसको अभी भी जेल में रखने की आवश्यकता है, उसको अलग रूप से रखा जाए, उसको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस 3 महीने की अवधि को घटाकर 2 महीने कर दिया गया, 2 महीने
इसलिए अब 2 महीने के बाद में ये समिति निर्धारित करती है कि इस अधिनियम के तहत जो जिसको भी गिरफ्तार कर रखा है क्या उसको रिहा किया जाए, अन्यथा नहीं। ये बात इसमें स्पष्ट होती है। अब समझना ये है कि आमतौर पर जैसे आप ब्रिटेन का देखेंगे, अमेरिका का देखेंगे, तो वहां पे क्या है, वहां पे ये स्पष्ट किया गया है कि संकट काल हो, इमरजेंसी, आपातकाल हो, उसी समय निवारक नियम के तहत किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाए। लेकिन हमारे भारत में, भारत गणराज्य में ये सामान्यकालीन और संकटकालीन दोनों में भी इसका उपयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, इस विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट समझनी, कभी भी प्रश्न पूछा जाए आप स्पष्ट बता सकते हैं कि सामान्यकालीन संकटकालीन दोनों में इसका प्रयोग होता है। अब आपको समझना है कि हमारी भारत सरकार ने समय समय पर कौन कौन से हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए। सबसे पहले बनाया था निवारक नजरबंदी अधिनियम, निवारक नजरबंदी अधिनियम बनाए। फिर उसके बाद में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसको मिसा कहा जाता है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मिसा। आपातकाल जिस समय हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से जो लगा था, उस समय इस कानून के तहत सबको गिरफ्तार किया गया था, मिसा इसको कहा जाता है। फिर बाद में विदेशी जो ऋण के संबंध में जो ब्लैक मनी है या फिर जो तस्करी है, उसके संबंध में भी सरकार ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है कोफे। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बनाया था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ये भी। उसके बाद में आप देखें होगा 1990 की घटनाक्रम वाला 1951 के आसपास अपने जो देश में जिस प्रकार से बॉम्बे में जो बम कांड हुआ, तो उस समय ये बहुत बड़ा एक मजबूत कानून बनाया था टाडा, ठीक है, आतंकवाद के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध के लिए टाडा, इसका निर्माण किया गया। फिर वाजपेयी सरकार ने एक बनाया था कोटा, ठीक है। फिर बाद में वाजपेयी सरकार के बाद में जो मनमोहन सिंह सरकार आई तो इस कोटा को समाप्त कर दिया गया और एक अधिनियम बनाया था गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम 2005। अब उसके बाद से यह अधिनियम आज तक लागू है, यह समाप्त हो चुका है, उपरोक्त समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको रासुका कहा जाता है, यह और गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम या निवारण अधिनियम, यह जो एक्ट है 2008 बने, आज भी यह और ये दोनों एक्ट लागू है। तो ये आज हमने समझा कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 और 22 में जो महत्वपूर्ण अधिकार वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख आज हमने किया।